तो चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात खबरों की करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। यह फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मकान गिरने का मामला सामने आया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घायलों को समुचित उपचार के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी मुख्यमंत्री ने की है। अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ा हादसा यह हुआ, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है और अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। फतेहपुर में मकान गिरने का यह मामला सामने आया। यहां पर मकान गिरा है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार शाम प्रयागराज पहुंचे हैं और यहां पर सीएम अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्योहाल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की है। उनके साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मंच पर नजर आए हैं। आपको बता दें कि म्योहाल में 50 वर्ष पूरे होने पर 1 से 8 अक्टूबर तक आयोजित स्वर्ण जयंती खेल महोत्सव का 30 अक्टूबर को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया था। लगभग 1 सप्ताह तक चले खेल महोत्सव में सैकड़ों खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 8 दिनों तक संगम नगरी में कई खेल के खिलाड़ियों का जमघट ये बना रहा है। 8 दिनों में 675 खिलाड़ियों ने 6 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिनमें से विजेताओं को सीएम योगी ने खुद सम्मानित भी किया है। यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं उत्तर भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के स्तंभ के रूप में जाने जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश का और दुनिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय प्रयागराज से देश के सबसे बड़े प्रदेश के आबादी को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मार्गदर्शन करता रहा है। और प्रयागराज कुंभ, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा देश और दुनिया में जो संगम में आकर के इस अवसर पर स्नान करके प्रयागराज कुंभ का आनंद और इस अवसर पर आशीर्वाद लेने से अपने आप को किसी भी प्रकार के उस अवसर से वंचित रखना चाहता हो। प्रयागराज की इन सभी परंपराओं के साथ एक मान्यता है कि दुनिया की पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज में बनाई थी और मुझे लगता है महर्षि भारद्वाज का ही आशीर्वाद है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा एक लंबे समय तक देश के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान ग्रहण करके मेरिट की सूची में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का नाम आता है तो प्रयागराज के महत्व को कई गुना बढ़ाता है। और मुझे ये देख करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि इन सबसे अलग हट करके प्रयागराज को एक नई पहचान स्पोर्ट्स के माध्यम से भी उसकी सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए यहां की कुछ विभूतियों ने इस मेयो हॉल को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित करते हुए इसे आगे बढ़ाया और इस सदी के कला जगत के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के नाम पर इस पूरे परिसर का नामकरण करके इस कॉम्प्लेक्स को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। और यूपी के मुखिया सीएम योगी से टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शिष्टाचार मुलाकात की है और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं और उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास पर चर्चा भी हुई है। वहीं इस मुलाकात पर अब कई कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बेहतर निवेश पॉलिसी और इज ऑफ डूइंग बिजनेस के असर के चलते टाटा सन्स उत्तर प्रदेश में जल्द ही निवेश कर सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी टाटा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उत्तर प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई है और टाटा ग्रुप की हॉस्पिटैलिटी और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, एविएशन के सेक्टर्स में काफी मजबूत पकड़ है। और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सावधान यात्रा लेकर कुशीनगर पहुंचे हैं। पटनौरा रौना विधानसभा के
पचफेड़ा गांव में आयोजित जनसभा में ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित भी किया है। इस दौरान राजभर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को धोखा देने में माहिर अखिलेश यादव ने हमें भी धोखा दिया, नहीं तो विधानसभा चुनाव में हम और सीटें हासिल करते। सत्ता में रहते हुए हमारी याद नहीं आती, लेकिन आज राजभर चर्चा में बना हुआ है। राजभर ने कहा कि अगर कोई नेता आपको बहलाए तो हाथ में बेलन और झाड़ू उठाकर समझा देना। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर के आरोप पर ओपी राजभर ने जवाब देते हुए कहा कि लोडर और लीडर में अंतर होता है। राजभर समाज की समस्याओं को कोई नेता सदन में नहीं उठाता है। सदन में राजभर समाज की समस्याओं पर सदन में गिग्गी बन जाती है। बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर हंसते हुए ओपी राजभर ने बताया कि अभी हम किसी से गठबंधन के मूड में नहीं हैं। देखिए, एक लीडर होता है, एक लोडर। अब लोडर लीडर की तुलना करना चाहे तो बड़ा अंतर है। और आप देख रहे हैं कि 26 तारीख से जिस तरह का रथ यात्रा का समर्थन, चाहे वो अम्बेडकर नगर का रहा हो, चाहे बनारस आजमगढ़ रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, चाहे आपके बस्ती रहा हो, बलरामपुर रहा हो, गोंडा रहा हो, अभी आपके देवरिया रहा हो, आज हम कुशीनगर हैं, कल हम मैनपुरी रहेंगे, परसों मिर्जापुर रहेंगे। जिस तरह का अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो कुछ लोगों की सियासत खत्म हो रही है। हिम्मत तो है नहीं है कि कोई जबान खोल दे। एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा सदन के अंदर, पौने 6 साल से मैं हूँ, 403 विधायक हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि सदन के अंदर शिक्षा के सवाल पे 2 तरह की शिक्षा है, एक तरह की शिक्षा लागू हो, ये बोलने की हिम्मत नहीं है। और मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है और उनकी हालत बेहद ही क्रिटिकल बताई जा रही है। आज हॉस्पिटल प्रशासन ने फिर से मुलायम सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मुलायम की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। उनके इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इस बीच आज मुलायम का हाल जानने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करीब आधे घंटे तक मेदांता हॉस्पिटल में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नेताजी के लिए हम सब चिंतित हैं, मुलायम सिंह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, मुलायम सिंह जल्द से जल्द ठीक हों। दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक के मुलायम का हाल जानने पहुंचने पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर आभार भी व्यक्त किया है। और वहीं मत्स्य विकास विभाग के मंत्री संजय निषाद आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आज डलमऊ घाट पर गंगा नदी में 1 लाख मछलियां छोड़ी हैं। संजय निषाद ने इस दौरान नदियों और जलीय जीव के बीच पैदा हुए असंतुलन के लिए पिछली सरकारों को जमकर घेरा। उनका कहना है कि पिछले 70 साल में पवित्र नदियों को लेकर गलत नीतियों के चलते नदी और जलीय जीवों के बीच असंतुलन पैदा हुआ है। इस दौरान उन्होंने निषाद समाज को लेकर चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए योगी सरकार का धन्यवाद भी दिया और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह भारत छोड़ो यात्रा है, यह कांग्रेस तोड़ो यात्रा है, तो ये उन्हीं से ही पूछो। निषाद ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया। उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं या कांग्रेस तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जो घमासान है, पहले उन्हें ये विषयांतर करने का, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, कांग्रेस के अंदर जो वह है वो अंदरूनी जो दिखना नहीं चाहिए। पहले अपने संगठन को, अपने पार्टी को मजबूत करें। फिर भारत टूटा नहीं है, भारत खंडित करने वाले लोग हैं जो कलंक हटाने के लिए कांग्रेस है। क्योंकि जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश, उस समय कांग्रेस जिम्मेदार थी। और आज के दिन में जो भी जिम्मेदारी है कि जो भी 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही है और देश की इकोनॉमिक पॉलिसी हम 70 गुना हम कोलैप्स कर गई। और उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल में कम बारिश के चलते हुए नुकसान को लेकर कृषि विभाग ने कृषि भवन में आज राज्य स्तरीय रबी उत्पादन विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख शामिल हुए। साथ ही विचार गोष्ठी में उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों ने हिस्सा लिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश में किसानों को फायदा देने के लिए बीच में ही 50% अनुदान पर यह दिया जा रहा है
और तमाम कृषि से जुड़े उपकरणों पर विशेष छूट भी दी जा रही है। खरीफ की फसल में बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ किसानों को, इस वजह से रबी की फसल में किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, इस पर सरकार ध्यान दे रही है। सरकार ने बीज और खाद का भंडारण भी भरपूर तरीके से किया है। देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश की एक राज्य स्तरीय रबी उत्पादक गोष्ठी है और सब जिलों से किसानों को बुलाया गया है और यहाँ पर गोष्ठी में किस तरह से अपना जो कृषि विभाग है वो किस तरह की फैसिलिटी किसानों को दे रहा, किसानों को कैसे बेहतर फसल को, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि पहले सूखे की मार पड़ गई और इस समय बरसात बहुत ज़्यादा, तो किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसके तहत इस गोष्ठी के माध्यम से भी वैसे भी हमारे जो अधिकारी लोग हैं उसका सर्वे करा के कि किसानों को कैसे लाभ दे सकते हैं, कैसे उनकी फसल को आगे उनको अच्छी फसल दे सकते हैं, इस तरह के आज गोष्ठी होगी और उस पर विचार भी होगा और उसमें लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे और किसानों के सुझावों के साथ साथ उस पर सरकार अमल भी करेगी और किसानों की आय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है कि किसानों की आय दुगनी चौगनी करनी है, उसके तहत इस गोष्ठी में बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जिसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे और उसको किसानों को अच्छी फैसिलिटी देने का काम करेंगे। देखिए, राज्य स्तरीय रबी गोष्ठी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिकांश किसान जो है वो किसानी का काम करता है और लगभग 68% ऐसे लोग हैं जो खेती पर अपनी आजीविका को संचालित करते हैं और इसलिए हर साल इस बात का प्रयास किया जाता है कि राज्य के भीतर खाद्यान्न उत्पादन तेजी से आगे की ओर बढ़ाया जाए। यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य रहा है कि पिछले वर्षों में 600 लाख मीट्रिक टन और उससे ऊपर भी पहुंचने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। उसमें रबी के फसल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और विशेष रूप से गेहूं, उत्तर प्रदेश जो है गेहूं में देश में सबसे सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में है और हमारा ये जो प्रयास है कि गेहूं के क्षेत्र को ठीक प्रकार से इस साल लगाया जाए क्योंकि खरीफ के सीजन में बरसात के कारण जो है वो धान की फसल खराब हुई है और किसानों को कंपनसेट करने के लिए आवश्यक है कि उनको बेहतर बीज, उनको बेहतर तकनीकी और साथ साथ समय का प्रबंधन कि समय से वो कैसे अपनी खेती को करें, इसके लिए जागरूक करना है। और कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी कल शनिवार को पदभार ग्रहण करेंगे। उनके साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी कार्यभार को संभालेंगे। बसपा में काशीराम के शिष्य रहे पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी दलित राजनीति के बड़े नेता कहलाते हैं। फिलहाल कांग्रेस ने ब्रजलाल के नाम से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा दांव चला है। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं में इस बात को लेकर भी हलचल देखने को मिल रही है कि बसपा से आतीत नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में सौंपी जा रही है, जिसमें ब्रजलाल खाबरी के साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे जैसे नाम भी शामिल हैं, जिन्हें प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण पर एक बार फिर से काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष के नामों में जिस तरह से ऐलान यह किया गया है उसमें जातीय समीकरणों का खासा ख्याल रखा गया है। अब देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जातीय समीकरण कितना कारगर साबित होते हैं। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी शनिवार को पदभार ग्रहण करेंगे। उनके साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी पदभार ग्रहण करेंगे। इस पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और ब्रजलाल खाबरी के जो कार्यालय है उसको सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्रजलाल खाबरी एक बड़े नेता हैं, दलितों के मसीहा कहलाते थे क्योंकि वो काशीराम के शिष्य थे और बहुजन समाज पार्टी में एक लंबे समय तक उन्होंने दलितों के मुद्दों को हवा दी, आवाज़ दी और अब वो कांग्रेस कमेटी में शामिल हो चुके हैं लंबे अरसे से और अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। शनिवार को वो पदभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमेटी का भी पुनर्निर्माण होगा, उसमें जो इकाइयाँ हैं उसमें भी बदलाव होंगे क्योंकि एक बड़े बदलाव की ओर कांग्रेस देख रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने हुंकार भरी है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरी तरफ चुनाव चल रहा है, कांग्रेस कमेटी के चुनाव है जिसको लेकर शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। इस बात की भी चर्चाएं हैं कि वो आएंगे और यहाँ पर जो कांग्रेस कमेटी है उससे वो सपोर्ट मांगेंगे। तो फिलहाल उस चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन एक तरफ ब्रजलाल खाबरी को
जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसके अलावा 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए, उसमें अब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा सा दबदबा जरूर नजर आता है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और इसके अलावा जिस तरह से और जो नेता आए हैं बहुजन समाज पार्टी को, उनको जो यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, नकुल दुबे खासकर और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अजय राय प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ते आए हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो फिलहाल ब्रजलाल खाबरी के पदभार ग्रहण करने के बाद कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर देख रही है। अब देखना होगा कि ब्रजलाल खाबरी जब प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद वो कितना जान फूंक पाते हैं कांग्रेस में, और 2024 की जो तैयारी चल रही है उसको लेकर क्या रणनीति तैयार होती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अपनी दुबई, जनता टीवी लखनऊ। और वहीं आज इनकम टैक्स विभाग ने कोका कोला कंपनी में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। सुबह से ही आगरा, बाराबंकी, उन्नाव और बरेली में यह छापेमारी की गई है। बरेली में शीतल पेय बनाने वाली कंपनी वृंदावन बेवरेजेस पर यह रेड मारी गई है। उन्नाव में बॉटलिंग प्लांट में आयकर विभाग का छापा पड़ा है। बाराबंकी में सफेदाबाद स्थित कोका कोला फैक्ट्री पर आयकर विभाग ने यह धावा बोला है। वहीं आगरा के लाजपत कुंज में आयकर विभाग की यह रेड पड़ी है और इन अलग अलग जगहों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची। इस दौरान पुलिस बल भी उनके साथ मौजूद था। जानकारी के मुताबिक कालाबाजारी की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। साथ ही उन्नाव में 200 करोड़ से ज्यादा की आय छिपाने की बात भी सामने आ रही है। और वहीं त्योहारों के दौरान बड़े स्टेशंस पर अक्सर जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट रहने का दावा तो करती है, लेकिन लखनऊ जंक्शन स्टेशन और चारबाग जैसे स्टेशंस पर सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी साबित होगा। लगेज स्कैनर लगे हैं, लेकिन उनसे लगेज स्कैन करने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। स्टेशन पर यात्री बेरोक टोक लगेज लेकर अंदर एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए टिकट लिया या फिर नहीं लिया, यह पूछने वाला वहां पर कोई नहीं है। चारबाग जीआरपी के सभी सीसीटीवी वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद से ये पूरी तरह से खराब पड़े हैं। त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर भीड़ बढ़ती रहती है, उसके साथ ही सुरक्षा की व्यवस्था भी प्रबंध मजबूत होने चाहिए। लेकिन इस समय स्थिति यह है कि कहीं भी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है और भीड़ लगातार आती जा रही है। लोगों की है एस्केलेटर से आए और उतरे चले गए, कहीं वो पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि लगेज स्कैनर लगा हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। यात्री सामान लेके आते हैं और सीधे निकल जाते हैं। दूसरे लगेज स्कैनर पर पुलिस तैनात है, आरपीएफ भी ड्यूटी कर रही है, लेकिन स्कैनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यात्री अपना लगेज लेकर के सीधे जा रहे हैं और अपना बैग लेके निकल रहे हैं। पूरे स्टेशन पर सुरक्षा के नाम पर चाक चौबंद होने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं भी कोई पुलिसकर्मी अब नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में यात्री त्योहारों पर निकले हैं और अपने घर जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई पूछताछ नहीं है, न देखा जा रहा है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।